सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में वेलकम है। और आज हमारा स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर का न्यू बैच का। ये है हमारा फर्स्ट क्लास और फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। और अगर आपने अभी तक सिलेबस का वीडियो नहीं देखा हुआ है, सिलेबस के क्लास को अगर आपने मिस किया हुआ है, तो आप सबसे पहले सिलेबस को चेक कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि टोटल आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, किस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं। ठीक है, विस्तार से आपको जानकारी वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्लास 10th कंप्यूटर चैप्टर नंबर फर्स्ट, और हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है सी भाषा का इंट्रोडक्शन, कह लें सी भाषा का परिचय और इसका महत्व एवं उसका वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको मैं सबसे पहले चैप्टर के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का क्विक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। जैसे कि सी भाषा का इंट्रोडक्शन आपको इसमें पढ़ना है, जैसे सी भाषा का कब विकास हुआ, किसने बनाया, कब बनाया, ये जानकारी आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद आपको पढ़ना रहेगा नेक्स्ट, टोटल इसमें तीन ही मेन और इम्पॉर्टेंट कह लें या फिर ओवरव्यू कह लें, तो टोटल तीन ही इसमें टॉपिक है। सेकंड आपको पढ़ना रहेगा कि सी भाषा का क्या महत्व है। ठीक है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमको पढ़ना चाहिए, क्यों ये ज़रूरी है। ठीक है, और थर्ड हमको जो कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ना है या फिर टॉपिक पढ़ना है, वो पढ़ना है हमको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। सी भाषा में जो वेरिएबल होता है उसको कैसे बनाते हैं, वेरिएबल होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, बट वो सब जानने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में सी भाषा है क्या। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है, इससे पहले हमने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, हमारा क्या है, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, मराठी, उर्दू, फारसी और भी जो भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु। ठीक है, इन सब के बारे में तो हमने सुना हुआ है, बट हमने क्या पहले सुना हुआ है, सी भाषा। और सी भाषा अगर हमने सुना भी है, अगर नहीं भी सुना है, तो हम इसको क्यों पढ़ेंगे, इसका पढ़ने का क्या हमको फायदा मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले ये समझो। तो देखो, सबसे पहली बात ये है कि जो हमारा लैपटॉप होता है या फिर कह लें कंप्यूटर होता है, वो हिंदी, इंग्लिश ये सब नहीं समझता है। ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज को समझता है, वो अपने लैंग्वेज को समझता है, सी लैंग्वेज को समझता है। सी क्या है, सी एक लैंग्वेज है जो हमें मीडियम प्रदान करता है कंप्यूटर को और अपने साथ इंटरेक्ट करने के लिए, जो हम यूज करते हैं। यह एक एक माध्यम है। ठीक है, सी लैंग्वेज क्या है, एक माध्यम है इंटरेक्ट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज हैं, सी प्लस प्लस है, जावा है, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिससे हम लोग कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर को बताते हैं। कंप्यूटर में जो होता है वो इन लैंग्वेज के द्वारा वो समझता है। ठीक है, कंप्यूटर आपको पता है जीरो एंड वन को ही समझता है। ठीक है, सी भाषा क्या है, सी भाषा के रिलेटेड यहाँ पे आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में समझना है हिस्ट्री। ठीक है, तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे हमारा हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, ये सब आपके रीजनल लैंग्वेजेस हैं। इससे हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इससे जो है पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट करने के लिए हम इन लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी। बट ये जो हमारा सी लैंग्वेज है वो क्या है, सी लैंग्वेज हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम लोग प्रोग्राम डेवलप करते हैं। ठीक है, सी हुआ, सी प्लस प्लस हुआ, जावा हुआ, ये सब हमारे क्या होते हैं, और भी बहुत सारे हैं, ये हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपना जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है, सी भाषा का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमको पढ़ना है, देखना है, समझना है सी भाषा है क्या। ठीक है, सी भाषा को डेवलप किसने किया, कब किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले सी जो हमारा है, कंप्यूटर की बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि यह स्ट्रक्चर्ड है, हाई लेवल है, तथा किसी एक मशीन या ऑपरेटिंग सिस्टम पर बाध्य नहीं है। यह सभी प्रकार के कंप्यूटरों पर कार्य करती है और कोई भी प्रोग्रामर बिना हार्डवेयर की चिंता किए हुए अपने प्रोग्राम को बना सकता है। अब देखिए, इसमें 4 से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया गया है। ठीक है, 4 से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। वो पॉइंट कौन कौन सा है कि सी जो है, एक सबसे पहली बात तो एक लोकप्रिय लैंग्वेज है। लोकप्रिय मतलब ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यह है कि यह स्ट्रक्चर्ड है, हाई लेवल है, और यह किसी एक मशीन मतलब किसी एक लैपटॉप, किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिमिटेड नहीं है।
कि अगर हमने इसको विंडोज़ में चला लिया तो हम इसको मैक में नहीं चला पाएंगे या फिर किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चला पाएंगे। इसका जो प्रोग्राम है ये सभी पे रन करता है, सभी पे अच्छे से ये वर्क करता है, ठीक है। सभी कंप्यूटरों पर कार्य कर सकते हैं, इसीलिए हमको हार्डवेयर की चिंता नहीं करनी होती है सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, और प्रोग्राम को हम ईजिली बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके डेवलप के बारे में। तो सन 1960 ईस्वी में एल्गोल भाषा का विकास हुआ था, जो ब्लॉक संरचना पर आधारित था, ठीक है। इसी ब्लॉक संरचना से प्रोग्रामिंग की जो अवधि है उसका स्टार्ट हुआ या फिर जन्म हुआ, और जो सभी आधुनिक भाषाओं की जननी है, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट लैंग्वेज डेवलप किया गया उसका नाम क्या था? उसका नाम था एल्गोल लैंग्वेज। सन 1960 ईस्वी में इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। यह ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड पर आधारित है। किस पे स्ट्रक्चर्ड है? ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड पर आधारित है ये। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो जननी है वो है हमारी एल्गोल लैंग्वेज, और इसको डेवलप किया गया था सन 1960 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट फेज या फिर कह लें नेक्स्ट पॉइंट, और इसमें हमको देखना होगा कोई ऑन जो हमारा नेक्स्ट लैंग्वेज है। अब देखो हम समझ रहे हैं इसमें कि सी भाषा को कब डेवलप किया गया, कैसे डेवलप किया गया और किसने डेवलप किया। तो सी भाषा को डेवलप करने से पहले जो लैंग्वेज डेवलप किए गए थे उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उनको भी आपको जानना पड़ेगा। तो सन 1967 ईस्वी में मार्टिन रिचर्ड ने एक भाषा का विकास किया, डेवलप किया, जो बीसीपीएल बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाई, ठीक है। सन 1967 में बीसीपीएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलप किया गया था। प्रमुख रूप से इस भाषा का उपयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता था। सन 1970 ईस्वी में केन थॉमसन ने बीसीपीएल में कुछ विशेषताएं और भी जोड़ करके एक नई भाषा का डेवलप किया, और उस भाषा को उन्होंने नाम दिया बी लैंग्वेज, ठीक है। बी लैंग्वेज जो है उसका प्रयोग यूनिक्स के प्रारंभिक संस्करण को लिखने के लिए किया गया था, ठीक है। फिर हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट पॉइंट। तो पॉइंट को समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सन 1972 ईस्वी में अब आया आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ठीक है। सन 1972 ईस्वी में किसने? सर डेनिस रिची, ठीक है। डेनिस रिची ने वेल प्रयोगशाला में एल्गोल, बीसीपीएल तथा बी के उपयोग से एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का निर्माण किया, जिसे ही सी लैंग्वेज का नाम दिया गया या फिर सी लैंग्वेज कहा गया। अब इसमें 3 से 4 पॉइंट है। क्वेश्चन आ सकता है सन आपका जो सी लैंग्वेज है उसको कब डेवलप किया गया? सन 1972 ईस्वी में डेवलप किया गया। किसने डेवलप किया था? सर डेनिस रिची ने किया था। कहाँ पे डेवलप किया था? वेल प्रयोगशाला में किया गया था, ठीक है। और कैसे डेवलप किया था? जो हमारे पहले से ही डेवलप लैंग्वेज हैं एल्गोल, बीसीपीएल तथा बी, इन्हीं के यूज करके, इन्हीं का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके एक न्यू लैंग्वेज को बनाया उन्होंने, जिसको सी नाम दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, ठीक है। अब जो हमारा सी लैंग्वेज होता है ये 3 भाषाओं का जो है अवधारणा जोड़ा गया था। वो 3 भाषा जो पहले ही मैंने आपको बताया है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी इसमें विशेषताएं जोड़ी गई। इस भाषा का आविष्कार जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही हुआ था। यूनिक्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विकास भी इसका जो मतलब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डेवलप है वो भी बेल प्रयोगशाला में हुआ था। तब इसका अधिकांश जो पोर्शन था वो सी भाषा में ही विकसित किया गया था, ठीक है। तो यूनिक्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है, डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सी जो हमारा लैंग्वेज है उसका प्रारंभिक उपयोग काफी समय तक केवल जो है शैक्षणिक वातावरण में किया गया था, लेकिन यूनिक्स जैसे 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 हमारा वायरल हुआ, प्रसिद्धि उसकी बढ़ती गई, तथा सी कंपाइलर के जो है इसका भी यूज काफी तेजी से हो गया, ठीक है। आज जो हमारा सी लैंग्वेज है वो बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम में तथा हार्डवेयर पर इसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। अभी ये जो 2 पॉइंट है वो आप खुद से पढ़ लेना, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बट आप अगर जानना चाहते हो तो ज़रूरी है, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। क्योंकि सन 1978 ईस्वी में हमारा जो एक सो अभी हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और ये जो स्लाइड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको ओवरऑल जो पूरा आपको मैंने थ्योरी सेक्शंस कवर किया है उसका आपको यहाँ पे शॉर्ट में मैक्स टू मैक्स पार्ट देखने को मिलेगा, और ये जो इम्पोर्टेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने ईयर मेंशन किया है कि किस ईयर में डेवलप किया गया,
और यहाँ पे लैंग्वेज मैंने मेंशन किया है किस लैंग्वेज को डेवलप किया गया, और उसके रिसर्चर या फिर कह लें कि उनके जो खोजकर्ता हैं वो कौन है, ठीक है, कौन से वैज्ञानिक हैं या फिर कौन सी समिति है। तो सन 1960 ईस्वी की बात करें तो सन 1960 ईस्वी में एल्गोल नामक लैंग्वेज को डेवलप किया गया, और इसके जो डेवलपर हैं वो है इंटरनेशनल समिति, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समिति। 1967 में बीसीपीएल को लॉन्च किया गया या फिर डेवलप किया गया, और इनके जो लॉन्च किए गए थे, इनके जो रिसर्चर हैं वो हैं मार्टिन रिचर्ड। और सन 1970 में बी लैंग्वेज को डेवलप किया गया, और इनके जो डेवलपर हैं या फिर कह लें कि रिसर्चर हैं वो हैं केन थॉमसन। 1972 में ट्रेडिशनल सी आया था, जिनके डेवलपर हैं या फिर कह लें रिसर्चर हैं डेनिस रिची सर। 1978 में के एंड आर सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, और इनके जो डेवलपर हैं वो हैं कर्निंघम एंड रिची। 1989 में ए एन एस आई सी को डेवलप किया गया, और इनके जो डेवलपर हैं वो है ए एन एस आई समिति। 1990 में ए एन एस आई आई एस ओ सी को लॉन्च किया गया, और इसके जो डेवलपर है वो हैं आईएसओ समिति, ठीक है। अब इसमें जो सबसे मेन है या फिर आपसे जो पूछा जा सकता है मैक्स टू मैक्स, सबसे पहला तो ये है हमारा सी लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड है हमारा बी लैंग्वेज, उससे पहले है बीसीपीएल, और उससे पहले जो सबसे फर्स्ट लैंग्वेज था वो था हमारा एल्गोल। तो इनको आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप इनको भी नॉलेज के लिए याद रख सकते हो, बट एग्जाम में मैक्स टू मैक्स अगर पूछा जाता है तो इन्हीं से ही पूछा जाता है, ठीक है। सो आई होप अगर आपका कोई डाउट है अभी फर्स्ट टॉपिक से संबंधित, क्योंकि हमारा फर्स्ट टॉपिक में थोड़ा ज़्यादा थ्योरी था, थ्योरेटिकल पार्ट था, और वो इसलिए था क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन पॉइंट है, इंट्रोडक्शन टॉपिक है। तो जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो तो अपने बारे में बताते हो कि आप करते क्या हो, क्या कहाँ पे रहते हो, क्या पढ़ते हो, अभी वर्किंग करते हो, स्टूडेंट हो, आपके फैमिली में कौन है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट क्या, हॉबी क्या है। उसी प्रकार ये हमने देखा है आज सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन का पार्ट या फिर कह लें टॉपिक, और इसमें हमने देखा है सी लैंग्वेज को कैसे डेवलप किया गया, सी लैंग्वेज को डेवलप करने से पहले और कौन से लैंग्वेज को बनाया गया था, ठीक है, सी लैंग्वेज किस प्रकार का लैंग्वेज है, ठीक है, यह क्यों लोकप्रिय है, कैसे इसको डेवलप किया गया, किस प्रयोगशाला में डेवलप किया, वो सब भी हमने देखा है, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। आई होप आपका कोई डाउट अगर रहता है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ओपन करना है कमेंट सेक्शन में, और वहाँ पे जा करके आपको जो भी आपके डाउट है वहाँ पे आपको पुट कर देना है। टीम हमारी 101% आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करेगी। नेक्स्ट लेक्चर आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा, तब तक के लिए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर सो क्लास 10 कंप्यूटर में हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर फर्स्ट, और ऑलरेडी हमने लेक्चर फर्स्ट जो है हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, और जिसमें हमने देखा हुआ था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सी, लाइक सी का कैसे डेवलप किया गया, सी को कैसे डेवलप किया गया, कब डेवलप किया गया है, कहाँ पे डेवलप किया गया, सी को डेवलप करने से पहले और कौन कौन से लैंग्वेजेस को डेवलप किया गया था। सो ये जो फर्स्ट हमारा जो यूनिट या फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सी, सी भाषा का परिचय, अगर आपने इसको मिस किया है तो प्रीवियस लेक्चर को आप चेक कीजिएगा, प्रीवियस क्लास को आप चेक कीजिएगा, और उससे आप जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे कॉन्सेप्ट को जाकर के पढ़ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सी, सी का क्या महत्व है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे नंबर बनते हैं और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, सी का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, और आपको इन फ्यूचर भी ये आगे अगर आप कुछ प्रोग्रामिंग से संबंधित करोगे या फिर कुछ कंप्यूटर से संबंधित सब्जेक्ट आप लोगे, सी पढ़ोगे, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इस क्लास से रिलेटेड, वो आपको कमेंट बॉक्स में पुट करना है, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सी, सी भाषा का क्या महत्व होने वाला है, ठीक है। तो 4 से 5 पॉइंट आपको बताऊंगा, और उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, बहुत ही यूजफुल रहेगा, ठीक है, उतना आपके लिए इनफ रहेगा। सो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है सुरुचिपूर्ण, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रोबस्ट लैंग्वेज। तो जो हमारा सी लैंग्वेज है वो एक रुचिपूर्ण भाषा है, क्योंकि इसमें काफी संख्या में पूर्व निर्धारित फंक्शन और ऑपरेटर होते हैं जिनका उपयोग कठिन प्रोग्राम को बनाने में किया जाता है, ठीक है। सो जो हमारा सी लैंग्वेज है वो एक रुचिपूर्ण लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें हमको पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शन दिए होते हैं, ऑपरेटर दिए होते हैं, और जो हमको हेल्प करते हैं कोई
हार्ड प्रोग्राम जब हमको बनाना होता है तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं, हमको ज़्यादा कोड नहीं करना होता है, जो फंक्शन दिए होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, जो ऑपरेटर दिए होते हैं उनका यूज़ कर लेते हैं और हमको ये ईजी बनाता है। ठीक है। सी भाषा का जो कंपाइलर होता है वो असेंबली लैंग्वेज की विशेषताएं रखता है। ठीक है। तो जो हमारा सी भाषा का कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या होता है, सबसे पहले वो आप समझ लो। कंपाइलर क्या होता है, जो हम अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, सी में हमने कोई भी कोड लिखा, HTML में कुछ लिखा, C++ में कोई कोड लिखा, तो कंपाइलर का जो काम होता है उसको कंपाइल करना और मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना। ठीक है। उस लैंग्वेज कन्वर्ट करना जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर हमारा समझता है। ठीक है। तो कंपाइलर का यही वर्क होता है, कंपाइल करने का। इसलिए इस भाषा का जो प्रयोग है सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है। आज सी भाषा के कई कंपाइलर ऐसे हैं जो खुद सी भाषा से बने हुए हैं। अभी आप सोच लीजिए कि सी लैंग्वेज इतना पॉपुलर है, इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका जो कंपाइलर है, सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है उसको भी सी लैंग्वेज से ही बनाया गया है। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि सी लैंग्वेज हमारा कितना पावरफुल लैंग्वेज है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सक्षम तथा तीव्र तीव्र। ठीक है। इफिशियंट एंड हाई स्पीड। सो जो हमारा सी लैंग्वेज है वो अपने आप में काफ़ी सक्षम है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के डेटा टाइप तथा शक्तिशाली ऑपरेटर होते हैं। यह अन्य भाषाओं की कंपैरिजन में फास्ट है। उदाहरण के तौर पर यह भाषा बेसिक भाषा से कई गुना तीव्रता से कार्य करता है। ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट हमारा हो गया सक्षम तथा तीव्र, हाई स्पीड। ये और भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके कंपैरिजन में हाई स्पीड है। ठीक है। इसके प्रोग्राम जो है वो बहुत ही स्पीड में रन करते हैं, पोर्टेबल। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, सो जो हमारा ये सी लैंग्वेज है वो किसी एक मशीन या ऑपरेटिंग सिस्टम में लिमिटेड नहीं है, बाध्य नहीं है। ठीक है। कि ये अगर मैंने कोई भी प्रोग्राम सी का लिखा तो वो मेरे कंप्यूटर में ही चलेगा, मेरा विंडो है तो मेरे विंडो में ही चलेगा, आपका अगर कोई मैक है तो मैक में नहीं चलेगा, लाइनेक्स है उसमें नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जो हमारा सी लैंग्वेज होता है वो बहुत ही पोर्टेबल होता है, यह किसी भी मशीन या ऑपरेटिंग सिस्टम में लिमिटेड नहीं होता है। अर्थात एक कंप्यूटर पर बनाया गया सी का प्रोग्राम किसी दूसरे कंप्यूटर पर भी ले जाकर के कुछ थोड़े बहुत उसमें परिवर्तन करने होते हैं और उसको हम लोग रन कर सकते हैं विदाउट एनी एरर को गेट किए हुए। ठीक है। तो जो हमारा सी का प्रोग्राम हम लिखेंगे उसको हम लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जा करके रन कर सकते हैं इजीली। इसका हमें यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं लेना रहता है कि ये हमने अगर अपने लैपटॉप में इसको लिखा हुआ है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको बनाया हुआ है तो आप में नहीं चलेगा, वो सब में चलता है। ठीक है। संरचनात्मक होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है ये लैंग्वेज सी। तो जो हमारा सी लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चर्ड है। अतः इस भाषा में किसी बड़े प्रोग्राम को बनाने के लिए उस प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। जिन्हें फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन के प्रयोग से प्रोग्राम में गलतियां ढूंढने में आसानी हो जाती है। ठीक है। तो जब हमको कोई भी बड़े प्रोग्राम को बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं। फंक्शन में क्या होता है, एक फंक्शन में एक छोटा सा पार्ट रख दिया, दूसरे फंक्शन में एक दूसरा छोटा सा पार्ट रख दिया। ठीक है। इससे हमको अगर कोई एरर आ रहा है तो वो पता चल जाता है किस फंक्शन में हमारा एरर आ रहा है, कहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड इसलिए है क्योंकि हम लोग इसमें स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। अगर हमको कोई बड़ा प्रोग्राम बनाना होता है तो इस लैंग्वेज में हम लोग उसको उस प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं, और जो हम डिवाइड का कार्य करते हैं और उन्हीं को हम लोग फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन का जो यूज़ है वो मेनली जो प्रोग्राम में एरर है उसको आसानी से गेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है वाइड एक्सपेक्टेबिलिटी। ठीक है। वाइड एक्सपेक्ट एबिलिटी या फिर कह लें कि व्यापक स्वीकार्यता। तो सी जो लैंग्वेज है सभी प्रकार के कार्यों के लिए उपयुक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अतः इसी कारण से यह विश्व के सबसे ज्यादा प्रोग्रामर द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है। पूरे विश्व में इस भाषा को स्वीकार किया गया है। ठीक है। तो सी जो हमारा है वो व्यापक स्वीकार्यता का वर्क करता है, क्योंकि सी जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सी इतना पॉपुलर है कि मैक्सिमम जगह पे जो मैक्सिमम हमारे डेवलपर हैं वो सी लैंग्वेज का यूज करते हैं। सी प्रोग्राम, अगर हमको कोई प्रोग्राम बनाना हो तो हम लोग सी का ही यूज करके उस प्रोग्राम को बनाते हैं। तो इसलिए हमको पता चलता है कि सी हमारा इतना ज़्यादा पॉपुलर है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़ना किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सभी जगह यूज़ किया जा रहा है, सभी जगह बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर इसका यूज़ कर रहे हैं। इसका जो
विश्व में इसका यूज किया जा रहा है, ठीक है, विश्व लेवल में यूज किया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल में इसका यूज किया जा रहा है। तो ये थे 5 इसके पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ सी। फर्स्ट है हमारा सुरुचिपूर्ण, ठीक है, सेकंड है इफिशिएंट एंड हाई स्पीड, थर्ड है पोर्टेबल, फोर्थ है हमारा स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, फिफ्थ है हमारा वाइड एक्सपेक्ट एबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद वेरिएबल्स का नामकरण या फिर वेरिएबल हम लोग बनाते कैसे हैं। तो ये जो पॉइंट है दोनों, ये जो दोनों टॉपिक है, उसको मैं थर्ड नंबर जो लेक्चर रहेगा उसमें कवर करूंगा, थर्ड नंबर जो हमारा क्लास रहेगा उसमें कवर करूंगा, क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट है, ये दोनों जो टॉपिक है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कॉन्सेप्ट वेरिएबल का और उसके साथ साथ हमारा वेरिएबल को किस प्रकार बनाएंगे उसका नामकरण दोनों, तो एक उसको आप लोग एक साथ पढ़ोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा, आप समझ सकते हो। सो आज हमने कवर किया हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ सी, सी का क्या क्या महत्व है, और उससे रिलेटेड मैंने आपको 5 से 6 पॉइंट बताए हैं जो आपके लिए इनफ है और उतना आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कवर किया था इंट्रोडक्शन का पार्ट सी का, अगर आपने उसको मिस किया है तो प्लेलिस्ट को आप चेक कीजिएगा, मैंने एक नया प्लेलिस्ट बनाया हुआ है अपने बैच के लिए, जिसको जाकर के आप एक्सेस कर सकते हो, और वहाँ पे आपको सभी क्लास देखने को मिलेगा, जो आपको मिस हुआ है वो भी आपको देखने को मिलेगा, जो आप नेक्स्ट आपको मिलने वाले हैं वो उसमें अपडेट हो जाएंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। मतलब ये जैसे हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के जितने भी लेक्चर रहेंगे, जितने भी लाइव क्लास रहेंगे, वो सब आपको वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट को आप जरूर से एक्सेस कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और उनको भी बोल दो कि वो भी जुड़ जाएं और अभी से प्रिपरेशन कर लें, जिससे अच्छे से आप परफॉर्मेंस कर सकें और अच्छे से आप पढ़ सकें, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स जरूर से, और कमेंट में आप लोग रिव्यू जरूर से करें क्लास से संबंधित। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो क्लास 10th कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था, और ऑलरेडी 2 क्लास कंप्लीटेड हो गए थे जिसमें हमने 2-3 टॉपिक आपके कवर किए थे इस चैप्टर के, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 10th में चैप्टर नंबर फर्स्ट। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन का पार्ट अबाउट सी में, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सी, सी क्यों हमें महत्वपूर्ण है पढ़ना, क्या रीज़न है, और इंट्रोडक्शन में सब कुछ आपको बताया गया था कैसे डेवलप हुआ, किसने इसको डेवलप किया, कहाँ पे डेवलप किया, उससे पहले किस किस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। तो ये अगर आपने नहीं देखा है तो इसको आप देख लेना, प्लेलिस्ट भी क्रिएटेड कर दिया गया है लेटेस्ट, ठीक है, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक क्लास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं अपना लास्ट जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल्स की अवधारणा, जिसमें हमको देखना रहेगा एक्चुअल में वेरिएबल्स होता क्या है, वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, और वेरिएबल से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि ये वेरिएबल एक्चुअल में है क्या, हम किसकी बात कर रहे हैं, वेरिएबल क्या होता है। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट बॉक्स को ओपन करना है, वहाँ पे जाकर के अपने जो भी डाउट है वहाँ पे आप पुट कर सकते हो, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। अदरवाइज आप ग्रुप में हैं तो जाकर के आप इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, टीम आपका रिसॉल्व करेगी डाउट। सो वेरिएबल्स क्या होता है, पहले आपको थोड़ा सा मैं एक अपनी लैंग्वेज में या फिर कह लें कि एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बता देता हूँ वेरिएबल क्या होता है। एक जो हमारा वेरिएबल होता है एक कंटेनर होता है, ठीक है। कंटेनर मतलब, अब देखो, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बॉटल है, ठीक है, और ये बॉटल है, ठीक है। बॉटल के अंदर क्या है, बॉटल के अंदर है वाटर, ठीक है। आप सभी इस टाइम बॉटल का यूज़ कर रहे होगे, ठीक है, और हमेशा करते होगे अपने दैनिक जीवन में। तो बॉटल में क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। अब देखो, हम लोग वाटर को स्टोर किसके अंदर करके रखते हैं, हम लोग वाटर को स्टोर करके रखते हैं बॉटल के अंदर, ठीक है। तो जो हमारा बॉटल होता है वो क्या होता है, बॉटल हमारा कंटेनर होता है, ये हमारे वाटर को कंटेन करके रखता है। सो जो हमारा वेरिएबल होता है ठीक उसी प्रकार होता है, जो हमारा वेरिएबल होता है वो वैल्यू को वैल्यू को कंटेन करके रखता है, ठीक है, वैल्यू को स्टोर करके रखता है। वेरिएबल जो होता है हमारा वो वैल्यू को स्टोर करके रखता है। जैसे हमारा बॉटल होता है
वो वाटर को स्टोर करके रखता है, वैसे जो हमारा वेरिएबल होता है वो वैल्यू को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो वेरिएबल हमारा एक कंटेनर होता है। अब चलिए हम चलते हैं अपने डिफिनेशन की तरफ, वहाँ पे समझते हैं आपको क्या क्या और इसके बारे में नॉलेज दिया गया है अबाउट वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल जो होता है किसी डेटा का नाम होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वेरिएबल जो होता है किसी डेटा का नाम होता है जिनका उपयोग डेटा के मान को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको इसी लाइन में क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। वेरिएबल जो होता है किसी डेटा का नाम होता है, किसी वैल्यू का नाम होता है जिसका उपयोग डेटा के वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अर्थात वेरिएबल का अर्थ कंप्यूटर की मेमोरी में किसी स्थान पर भाषा संचित डाटा को नाम देना होता है। किसी वेरिएबल के नाम का प्रोग्राम में प्रयोग करने का अर्थ है कि कंप्यूटर मेमोरी में संचित डाटा का प्रयोग करना। एक वेरिएबल किसी एक ही डाटा को इंगित करता है जो किसी संख्या या फिर वर्ड हो सकता है। वेरिएबल का मान प्रोग्राम के क्रियान्वयन में परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, चेंजेस होता रहता है इसकी वैल्यू, आप चेंज करोगे वेरिएबल में उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इजी वे में ये समझो कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल कोई भी वैल्यू है उसी का हमको एक नाम देना होता है और उसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे मैंने आपको वाटर एंड बॉटल का कॉन्सेप्ट समझाया है, उसी प्रकार वेरिएबल का ही कॉन्सेप्ट होता है। जो हमारा जो जैसे बॉटल होता है, ठीक है, बॉटल जो होता है उसके अंदर हम अपना वाटर स्टोर करते हैं, उसी प्रकार जो हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल जो होता है उसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। तो वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी जो नेक्स्ट है उसमें है वेरिएबल्स का हम लोग कैसे नामकरण करते हैं। जैसे हम लोगों ने कोई वेरिएबल बनाया तो उसको हम लोग किस प्रकार वैल्यू उसका देंगे। ठीक है, उसका नाम हम लोग किस प्रकार असाइन करेंगे, किस प्रकार उसमें हम लोग अरेंज करेंगे उसका नाम। क्योंकि देखो वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं तो उसकी कुछ भी हम नेम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा आपका नेम है, हम लोग आपस में जो भी नेम रहता है वो डिक्लेयर करते हैं और उसको रख लेते हैं, किसी पर्सन का नाम देना है। ठीक है, उसी प्रकार जो हमारा वेरिएबल होता है, मतलब कोई भी डाटा को हम लोग स्टोर करते हैं जिस वेरिएबल में, उसका भी हमको एक नाम देना होता है, वेरिएबल का नाम देना होता है। तो वो हम लोग कैसे उसका नाम अरेंज करते हैं, डिफाइन करते हैं, वो हमको देखना होता है वेरिएबल्स के नामकरण में। ठीक है, तो सी प्रोग्राम में किसी वेरिएबल को उसके नाम द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तथा वेरिएबल का नाम ठीक उसी प्रकार दिया जाता है जिस प्रकार आइडेंटिफायर का नाम दिया जाता है। नीचे दिए गए सारणी में कुछ वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल के नाम दिए गए हैं। ठीक है, जिसको आपको देखना है और उसी के टेबल के आधार पे मैं आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि वेरिएबल का नामकरण हम किस प्रकार करते हैं। थोड़ा सा आप इसको पहले याद कर लो कि जो हमारा सी प्रोग्राम होता है इसमें वेरिएबल को उसके नाम के द्वारा ही हम लोग डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उसके नाम के द्वारा ही हम लोग उसको डिक्लेयर करेंगे, यूज़ करना है तो उसके नाम के द्वारा यूज़ करेंगे। ठीक है, और वेरिएबल का नाम ठीक उसी प्रकार दिया जाता है जिस प्रकार आइडेंटिफायर का नाम दिया जाता है। ठीक है, एक आपको मैं छोटा सा और एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा वेरिएबल होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये तो आपका ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट हो गया। जैसे वेरिएबल हमने लिख दिया, उसके बाद हमने ए लिख दिया, ए में वैल्यू असाइन कर दिया सी 7। ठीक है, तो जो हमारा 7 वैल्यू है वो ए नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर करके रखा है। अब हमको अगर इस 7 को यूज़ करना है कहीं पर तो हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट ए को हम लोग लाएंगे तो 7 यहाँ पे आ जाएगा। जैसे देखो मैंने एक वैल्यू और ले लिया, बी में हमने 8 ले लिया। ठीक है, अब हमको इन दोनों को ऐड करना है तो क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे तो ये खुद से ऐड हो जाएगा। हमको यहाँ पे 7 8 ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने ए प्लस बी किया तो ऑलरेडी इसमें ये सब वैल्यू असाइन है, हमने यहाँ पे सी में स्टोर कर लिया ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये दोनों ऐड हो जाएगा और सी में हमको 15 मिल जाएगा। हमको यहाँ पे 8 और 7 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने बी में असाइन कर दिया 8 और ए में असाइन कर दिया 7 तो जस्ट हमको केवल उसका वेरिएबल का नाम यूज करना है, वैल्यू यूज नहीं करना है। नाम हमने यूज किया, वैल्यू खुद इसके अंदर स्टोर है और उसके बाद जो प्रोसेस है वो हम कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं वैलिड एंड इनवैलिड के बारे में। सो देखिए वेरिएबल का जो वैलिड एंड इनवैलिड का कॉन्सेप्ट है वो ये रहा कि देखिए वेरिएबल हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे जिसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में हो तो वो वैलिड रहेगा। वेरिएबल का
हम नाम बनाते समय बीच में एक बैकस्लैश आपका स्पेस दे सकते हैं, वो भी हमारा वैलिड ही आएगा। ठीक है, वेरिएबल का स्टार्ट हम कर सकते हैं स्मॉल लेटर से, वो भी हमारा वैलिड है। कोई भी हमको वेरिएबल का नाम देना है तो हम स्मॉल लेटर से दे सकते हैं उसका नाम। ठीक है, इस टाइप से भी हम उसका नाम दे सकते हैं, कैपिटल स्पेस, उसके बाद अगला जो नाम रहेगा उसके साथ वो भी कैपिटल में रहेगा, तो ये भी वैलिड रहेगा। ठीक है, इस प्रकार हम नाम दे सकते हैं। स्टार्टिंग में हमारा जो स्पेस है उसको यूज करके, और उसके बाद नंबर, और उसके बाद हमारा जो लेटर है उसको यूज कर सकते हैं, ये भी हमारा वैलिड के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ वैलिड वेरिएबल के नेम, वेरिएबल का कुछ वैलिड नाम। ये सब हमारे कौन से थे? ये सब हमारे वैलिड थे। अब आइए देख लेते हैं इनवैलिड, जिस मतलब कि इस प्रकार का आप वेरिएबल क्रिएट नहीं करते हो, इस नेम से आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? इधर हमने इनवैलिड लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट रूट, और बीच में हमको क्या मिला है? बीच में हमको एक रिक्त स्थान देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्पेस देखने को मिल रहा है। तो कोई भी वेरिएबल का नाम क्रिएट करते समय हम स्पेस का यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा इनवैलिड है वेरिएबल का नाम। ठीक है, और देखिए जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, स्पेशल सिंबल होते हैं, उनका हम यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल में, तो ये भी इनवैलिड है। इसमें हमने क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। ठीक है, देख लीजिए, सेविंग क्वेश्चन मार्क अकाउंट, तो ये भी इनवैलिड है। ब्रेक का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ब्रेक नाम का हम लोग जो है वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि जो हमारा ब्रेक है यह एक प्रकार का कीवर्ड है, और हमको ये पहले से ही डिफाइन करके दिया गया है। ठीक है, तो जो पहले से ही कीवर्ड हमको डिफाइन करके दिए गए हैं उनका हम लोग अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी खुद से जैसे वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते हैं। और ये कीवर्ड क्या होता है ये आपको आगे आने वाले लेक्चर में पता चलेगा बहुत ही विस्तार से। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा फर्स्ट लेटर जो है नंबर, और उसके बाद हमारा लेटर है। तो हमारा जो है ये भी इनवैलिड है, क्योंकि कोई भी वेरिएबल का नाम फर्स्ट लेटर नंबर से स्टार्टिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये जो है वो इनवैलिड हैं वेरिएबल, इनका हम लोग क्रिएट करते समय यूज़ नहीं करेंगे। कोई भी वेरिएबल का नाम बनाना है तो इसका हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, इसका यूज़ कर सकते हैं। हमारा देख लीजिए, हमारा ये हो गया, ये हो गया, वैल्यू हो गया। ठीक है, इस टाइप से हम लोग अपना वेरिएबल का नाम क्रिएट कर सकते हैं, बाकी हम लोग इसका नहीं कर सकते हैं। कोई भी वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस, स्पेशल सिंबल, और जो पहले से ही कीवर्ड डिफाइन है उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्टार्टिंग जो है नंबर से हो ऐसा वेरिएबल का नाम हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सो वेरिएबल का दो कॉन्सेप्ट था जो कि आपको इसमें कवर किया गया है। फर्स्ट था वेरिएबल का हमारा कॉन्सेप्ट, एक्चुअल में वेरिएबल होता क्या है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। वेरिएबल इज अ कंटेनर विच कंटेन वैल्यू, वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है। ठीक है, जो डेटा को कंटेन करता है, वैल्यू को कंटेन करता है। उसका एक बहुत ही स्मार्ट सा आपको मैंने एग्जांपल बताया, बॉटल एंड वाटर का। जो हमारा बॉटल होता है, ठीक है, उसमें हम वाटर को स्टोर करते हैं, तो जो हमारा वेरिएबल होता है उसमें भी हम लोग वैल्यू को ही स्टोर करते हैं या फिर डेटा को स्टोर करते हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है, दोनों में कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सो ये भी क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से आप पढ़ो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्लियर हो जाएगा। वेरिएबल्स का नामकरण कैसे करते हैं? तो वेरिएबल्स को नामकरण करने के लिए, वेरिएबल को बनाने के लिए, वेरिएबल का नाम देने के लिए कुछ आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है, कुछ कि कौन सा लीगल होता है, कौन सा इलीगल होता है, वैलिड और इनवैलिड। और इतना आपका क्लियर हो गया है, मतलब इस चैप्टर के सभी टॉपिक क्लियर हो गए हैं। कल आपको इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो हेलो एवरीवन, क्लास 10 कंप्यूटर में हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर फर्स्ट, और ऑलरेडी 3 लेक्चर 3 लाइव क्लासेस अपलोडेड हो गए हैं। जिसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा हुआ है, आपने उनको नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी लेक्चर्स, सभी क्लासेस अपडेट होती रहेंगी जैसे जैसे वो आप सभी के लिए रन हो रही है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो प्लेलिस्ट को आप वॉच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के उसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप चैनल पे जाकर के भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ सी, सेकंड में हमने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ सी, सी की क्या महत्व है, ठीक है, और क्यों पढ़ना जरूरी है। इसमें हमने देखा था वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल्स का
नामकरण, किस प्रकार हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट रहता है। हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसका थ्योरी का जो पार्ट है वो कंप्लीटेड हो गया है ऑलरेडी। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो आप सभी के प्रश्न उत्तर हैं, जो आप सभी को बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या फिर आपको आपके जो भी एग्जामिनेशन है उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहला जो रहेगा फेज, वो रहेगा हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको किसी एक ऑप्शन को करेक्ट जो रहेगा उसको चूज करना रहेगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बोर्ड परीक्षा में आपको 20 नंबर के लिए ये पूछा जाता है। मतलब टोटल आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में, वो आपको 20 पूछे जाते हैं, उनका आंसर आपको OMR शीट में भरना होता है। ठीक है, तो 20 नंबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा सन 1967 में, ठीक है, मार्टिन रिचर्ड ने किस लैंग्वेज का विकास किया था। सन 1967 में मार्टिन रिचर्ड जो वैज्ञानिक है, उन्होंने किस लैंग्वेज को बनाया था, डेवलप किया था या फिर उसको विकसित किया था। हमारा जो लैंग्वेज है वो कौन सा है, BCPL। अगर आपको जिन क्वेश्चन का आंसर पता है, आपने थ्योरी पढ़ा हुआ है, तो आपको 100% क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में भी उन क्वेश्चन का आंसर ड्रॉप कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके आगे आप लिख सकते हो BCPL जो करेक्ट आंसर है। सेकंड का आपको जो लग रहा है करेक्ट आंसर है वो आप लिख सकते हो, थर्ड का। ठीक है, इस प्रकार हम चलते हैं, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि कौन से स्टूडेंट जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जिनका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मजबूत हो रहा है। ठीक है, हमारा सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज का विकास किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, सी लैंग्वेज को डेवलप किसके द्वारा किया गया था, सी लैंग्वेज के आविष्कारक कौन है, डेवलपर कौन है, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन को आपको समझना चाहिए, क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, खुद से भी बनाओगे, खुद से समझोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, डिफाइन करना सब कुछ। तो सी लैंग्वेज को डेवलप किया था, किसने किया था, 101% स्टूडेंट्स को पता होगा। सी लैंग्वेज के जो डेवलपर हैं, विकसित किया था, वो किया था डेनिस रिची जी ने किया था, सर डेनिस रिची ने किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डेनिस रिची, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सी भाषा का विकास किस सन में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीटेड होता है ये। ठीक है, सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था 1972, 1972 ईस्वी में डेवलप किया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया था, सर डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया था। ठीक किया गया था। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा लिखी गई थी। ये जो बुक है द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके ऑथर राइटर कौन है। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बुक डेवलप किया गया था, लिखा गया था, इसके राइटर कौन है। ठीक है, इसके राइटर हैं हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ब्रायन कनिंघम एंड डेनिस रिची, वो करेक्ट है। ठीक है, डेनिस रिची एंड ब्रायन कनिंघम, दो जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने मिल करके ये इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है, सी किस प्रकार का लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीनरी या फिर बाइनरी, किस प्रकार का लैंग्वेज है सी। सी हमारा जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को किसके द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित किया जाता है। आप सभी को पता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो हमारा मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो जो हम सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, उसको किस मेथड के द्वारा या फिर किसके द्वारा उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ओरिजिनल लैंग्वेज से, जो हमारा ओरिजिनल लैंग्वेज में हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, उसका पहले क्या रहता है, ओरिजिनल लैंग्वेज रहता है। ठीक है, बाद में उसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में जब ये कन्वर्ट होता है, तब हमारे ये लैपटॉप, कंप्यूटर, PC को समझ में आता है। तो ये जो बीच में हमारा कन्वर्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं, यही आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा कंपाइलर। तो इन दोनों के बीच में जो हमारा काम करता है वो करता है कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है वो कंपाइल करने का काम करता है। इसके बारे में आपको और डिटेल में मैं समझाऊंगा जब इसका टॉपिक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सी भाषा में कौन सी विशेषताएं नहीं है, तीव्र, पोर्टेबल, असंगठित या फिर सुरुचिपूर्ण। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, असंगठित। ठीक है, आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, सी जो है तीव्र है, पोर्टेबल है, सुरुचिपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न है इस चैप्टर का, सी भाषा का उपयोग किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किया जा सकता है। वो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन पे हम लोग सी का यूज कर सकते हैं, सी के प्रोग्राम बना सकते हैं, यूनिक्स, विंडोज, डॉस या फिर इनमें से सभी।
सो जो आपको पता होना चाहिए कि सी हमारा है वो पोर्टेबल है, उसको हम लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बना सकते हैं, उसके प्रोग्राम को चला सकते हैं, रन करा सकते हैं। सो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। मतलब सी का जो प्रोग्राम होता है वो यूनिक्स में भी चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रन करता है, डॉस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम में वो अच्छे से परफॉर्म करता है। सो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। ठीक है, इससे आपका थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट भी रिवाइज हो गया होगा और हेल्प मिला होगा आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये जो प्रश्न होते हैं इनका भी आपको एक ही नंबर मिलता है, एक लाइन वाले ये रहते हैं। इनका प्रश्न उत्तर आपको इसलिए याद करना चाहिए क्योंकि ये आपको पहली बात जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू में भी इनसे प्रश्न आ सकते हैं। आपका थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाता है थ्योरेटिकल पार्ट का, क्योंकि ये एक लाइन का रहता है तो आपको थ्योरी इसका याद करने में थोड़ा बहुत यहाँ से रिवीजन हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक बार आप सब जरूर से इसको सब पढ़ लेना, याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, बीसीपीएल जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बीसीपीएल जो लैंग्वेज है उसका विकास किसने किया था। देख रहे हो आप कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है और कितने इजी इजी है। सो हमारा जो बीसीएल लैंग्वेज है उसको किसने डेवलप किया था, मार्टिन रिचर्ड जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, बी लैंग्वेज का विकास किसने किया था। सो बी जो हमारा लैंग्वेज है उसके डेवलपर हैं केन थॉम्पसन। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सी भाषा का विकास कब हुआ। तो सी लैंग्वेज का डेवलप आप सभी को ऑलरेडी पता है, सन 1972 में सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया गया था, कहाँ पे डेवलप किया गया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भी आपसे पूछ लिया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है सी लैंग्वेज को कहाँ पे विकसित किया गया था। ठीक है, सो सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था सर डेनिस रिची के द्वारा, और जो हमारा बेल लेबोरेटरीज है वहाँ पे इसको डेवलप किया गया था, बेल लेबोरेटरीज। ठीक है, जो लैब है उसका नाम है बेल लेबोरेटरीज। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, इससे आपका देख लीजिए रिवीजन का जो मैक्सिमम पार्ट है वो कवर हो जा रहा है। आपको अगर रिवीजन करना है तो आप इन क्वेश्चन को जरूर से याद कर लीजिए, रिवीजन आपका हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सी भाषा की चार विशेषताएं बताइए। तो सी भाषा की जो चार विशेषताएं वो कौन कौन सी है, हमारी सरलता है, ठीक है, पोर्टेबिलिटी है, पावर है, इफिशियंसी है। ठीक है, उससे पहले भी मैंने आपको जो सी भाषा का महत्व बताया था उसमें भी आपको मैंने 5-6 पॉइंट बताए हुए थे, तो आप उसका भी अगर पॉइंट लिख सकते। देखो आपको ये एक नंबर में पूछा गया तो केवल आपको उसका जो हेडिंग है वही लिखना है। ठीक है, अगर आपको ये 4 नंबर में पूछा जाता, 5 नंबर में पूछा जाता, तो आपको सबको विस्तार से एक्सप्लेन करना होता है, एक एक जो हेडिंग है उसको विस्तार से। ठीक है, वेरिएबल का क्या अर्थ होता है, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। सो वेरिएबल का इस्तेमाल जो होता है जानकारी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। वेरिएबल इज अ कंटेनर विच कंटेन डाटा। वेरिएबल जो होता है हमारा वो कंटेनर की कार्य करता है, जिसका जो कार्य होता है मेन वो होता है हमारे डेटा को स्टोर करना। वेरिएबल को डेटा आइटम्स भी कहा जाता है। वेरिएबल डेटा की मेमोरी में लेबल करने में, स्टोर करने में एक मेथड होता है। वेरिएबल संख्या और स्ट्रिंग से लेकर के ऑब्जेक्ट कलेक्शन पॉइंटर तक किसी भी चीज को संदर्भित कर सकता है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज इक्वल टू कंटेनर, जस्ट अ सेकेंड, वेरिएबल इज इक्वल टू कंटेनर, अ वेरिएबल इज अ कंटेनर विच कंटेन डाटा। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल होता है वो कंटेनर की तरह कार्य करता है, और कंटेनर में हम लोग कोई भी चीज़ कंटेन करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे डाटा। और जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा तो उसमें मैंने आपको बॉटल का समझाया था एग्जांपल। जो हमारा बॉटल होता है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या स्टोर करते हैं, बॉटल में हम लोग बहुत सारी चीज़ें स्टोर करते हैं जो हमारे वाटर में होता है। ठीक है, जैसे हम वाटर स्टोर करते हैं, मिल्क स्टोर करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, उनको हम लोग स्टोर करते हैं। सो हमारा जो बॉटल बॉटल है वो क्या है, एक कंटेनर ही तो है, कंटेनर है। कैसे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है डाटा। क्या है इधर, डाटा हमारा वाटर है। ठीक है, ये स्टोर कर रहा है वाटर को। तो एक हमारा जो बॉटल है वो भी वेरिएबल कह सकते हैं, कंटेनर कह सकते हैं, जो कंटेन कर रहा है डेटा को। सो इतने ही आपके इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। कल आपको जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें आपके इसके लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपको 100% जानना इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे। बाकी आपने अगर थ्योरी का पार्ट कोई भी मिस किया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, ये सब इसके टॉपिक थे सिलेबस में, जो भी आपको इस चैप्टर में टॉपिक दिया गया है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इनको आप चेकआउट करना ना भूलें, और उसको चेकआउट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट ओनली आपको प्लेलिस्ट जो है उसको एक्सेस करना है। ठीक है।
प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लोगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करना, आपको वहाँ पे मैं पिन कर दूंगा, जहाँ से आप एक्सेस कर लोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जो भी क्लासेस रहेंगी उनको वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी इशू। ठीक है, फिर भी कोई इशू रहता है तो आपको कमेंट बॉक्स ऑलरेडी ओपन है, वहाँ पे जा करके आप कमेंट करोगे तो जो भी आपका डाउट रहेगा वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो क्लास 10th कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था और इसके ऑलरेडी बहुत सारे जो लेक्चर्स थे वो कंप्लीटेड हो गए थे। ठीक है, सो अभी हमारा जो लेक्चर्स रहने वाला है वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम देखने वाले हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो थे वो कंप्लीट हो गए थे, सभी टॉपिक जो थे वो कंप्लीट हो गए थे, एंड उसके साथ साथ जो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं आपके इस चैप्टर के वो भी कंप्लीटेड हो गए थे। ठीक है, सो इस क्लास में हम देखने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट सी भाषा का परिचय, महत्व एंड वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट, इसके लघु उत्तरीय प्रश्न, और इस चैप्टर के जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं वो आप सभी के लिए मैं विथ आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो केवल क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन एंड आंसर बोथ दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ये क्वेश्चंस वही हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर इस ईयर आने के इसके चांसेस हैं। इसके अलावा और आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, तो वही आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके लिए उपयोगी है, हेल्पफुल है। ठीक है, सो लघु उत्तरीय प्रश्न की बात की जाए तो इसमें आपके लिए टोटल 2 ही क्वेश्चन पुट किए गए हैं, 2 ही क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला है सी भाषा के विकास पर संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखना है या फिर प्रकाश डालना है, आप समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि सी भाषा का जो डेवलप है वो कहाँ पे किया गया, सी भाषा का की खोज कहाँ पे की गई, किसके द्वारा की गई, कौन से सन में किया गया था, वैज्ञानिक का नाम क्या था, लेबोरेटरीज का नाम क्या था। ठीक है, कुछ यही सब चीज़ें लिखनी रहेंगी उसमें आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो सी भाषा का विकास 1972 में सर डेनिस रिची ने और ब्रायन क्रमिंगम ने के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये भाषा जो है बी भाषा का विकास करने के उद्देश्य से बनाया गया था, जिसमें कुछ और भी अधिक वर्णमाला के समर्थन को शामिल किया गया था। सी ने ग्राहक के संसाधनों को अच्छी तरीके से उपयोग करने की संभावना बढ़ा दी, खासकर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, और सी भाषा को जो डेवलप किया गया था वो कहाँ पे किया गया था, सी भाषा को डेवलप किया गया था बेल लेबोरेटरीज में। ठीक है, बेल लेबोरेटरीज में, बेल प्रयोगशाला में। तो इसको भी आप जानते रहो, आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सी भाषा का, आपको कुछ प्रमुख विशेषता बताना है। टोटल आपके लिए यहाँ पे 4 विशेषताएं हैं। तो जैसा आपका क्वेश्चन रहता है, जैसे अगर आपको क्वेश्चन ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको उसको स्मॉल में लिखना है। दीर्घ उत्तरी में पूछ लिया गया मतलब 4 नंबर वाले में पूछ लिया गया तो आपको और लॉन्ग में लिखना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा मैनेज करना रहेगा। तो 4 इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। पोर्टेबिलिटी फर्स्ट है, सेकेंड है इसका पावर, थर्ड है आपका इजी टू अंडरस्टैंड सरलता, इफिशियंसी फोर्थ है। इसके बारे में आपको दे दिया गया है स्मॉल में। पोर्टेबिलिटी, सी कोड को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आसानी से पोर्ट किया जा सकता है। पावर, सी भाषा जो है हाई स्तरीय कंट्रोल और पावर होता है जो किसी प्रकार के प्रोग्रामिंग कार्यों को करने के लिए उपयोगी होता है। थर्ड है सरलता, सी की जो सिंटेक्स है वो सरल है, इनका उपयोग करना और सीखना बहुत ही ईजी है। फोर्थ है सी भाषा की प्रोग्राम को सीधे मशीन कोड में कंपाइल किया जा सकता है, जिससे इसका जो प्रदर्शन है अधिक होता है, एफिशिएंसी। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपना देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और टोटल जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके, टोटल में भी यहाँ पे 2 ही आपके लिए मेंशन किए गए हैं। और ये जो प्रश्न है वो 100% चांसेस हैं इनके आने के। ठीक है, प्रीवियस ईयर में इसको किया गया है और ये जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट किए जाते हैं, हर साल रिपीटेड होते हैं। जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं वो वही क्वेश्चन है जो रिपीटेड होते हैं और जिनके आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इनको आप तैयार कर लेना। जैसे सी भाषा को विस्तार से आपको समझाना है, विकास जो किया गया उसको आपको विस्तार से समझाना है। ठीक है, तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मतलब आपको इसको लॉन्ग में लिखना रहेगा। इसमें बहुत सी चीज़ें आपको लिखनी है, मेंशन करनी है कि सबसे पहले तो आपको लिखना है सी भाषा है क्या, सी लैंग्वेज है क्या, उसके बाद सी लैंग्वेज को कैसे डेवलप किया गया, पहले बी को लाया गया, पहले किस लैंग्वेज को लाया गया। ठीक है, उसके बाद उसका आप उद्देश्य लिख दो। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नहीं तो मैं आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ या फिर इसके जो भी इमेजेस हैं स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, सी भाषा की 4 प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी रहेगी विथ विस्तार में। ठीक है, तो क्वेश्चन वही है, बस आप समझ लो, आपको समझना है कि क्या है, कैसे है, कहाँ पे कितना लिखना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपको मैंने टोटल दिए हुए हैं
स्टार्टिंग से, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये सब जो क्वेश्चन है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो ग्रुप में अगर आप ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो आपको ये जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि ज्वाइन मी इन ग्रुप, और उसके बाद आपको जो टीम है वो ग्रुप में ज्वाइन कर देगी, ठीक है। बाकी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल, तो आपको जो भी अपडेट है वो मिलता रहेगा, और जो भी वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, ठीक है।